देखिए आज जो टॉपिक है वो क्या है, मूलों की प्रकृति। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? द्विघात समीकरण था। और उस द्विघात समीकरण के हमने क्या निकाले, दो मूल निकाले, ठीक है ना, जिसे हमने बहुपद में क्या पढ़ा था, शून्यक पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? ठीक है ना। अब देखिएगा जो दो मूल हमने निकाले, अब उनकी प्रकृति का मतलब वो किस प्रकार से हो सकते हैं। अब प्रकृति में हम कहें कि जैसे तुम्हारा ही नेचर, तुम्हारी प्रकृति सबकी अलग अलग है, नहीं है कि नहीं? सबकी एक जैसी है, सबकी अलग अलग है। तो ऐसी जो आप जिन समीकरणों के मूल आप निकाल रहे हैं, तो उनके मूल भी अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, ठीक है ना। उनके मूल भी अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। तो देखिएगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूलों की प्रकृति का मतलब है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स बोलते हैं मूलों को, प्रकृति का मतलब नेचर क्या होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की क्या है, जो प्रकृति है उसको निकालने के लिए ध्यान देना है। एक फॉर्मूला आपके पास आएगा और उस फॉर्मूले के ही अनुसार आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिएगा मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले देखिएगा जो द्विघात समीकरण हमने पढ़ा उसका मानक रूप, द्विघात जो समीकरण है का मानक या व्यापक या क्या बोल सकता है, व्यापक रूप, ठीक है ना। तो सबको पता है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। और इसके साथ ही सिर्फ आपको यही रट्टा नहीं मारना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है ना। a का मतलब है x स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो b है वो x का गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c सेपरेट कांस्टेंट, ये क्या है, नियतांक है, ठीक है, ये अचर पद है। आप देखिएगा इन a b c से ही निकलेगा क्या, मूलों की प्रकृति इन्हीं से पता चलेगी। जो इनके गुणांक और ये जो अचर c है इन्हीं से पता चलेगा। पर एक सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा जिसे बोलते हैं विविक्तीकरण। कौन सा सूत्र बोलते हैं? कौन सा फॉर्मूला? विविक्तीकरण, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट। आप देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर, मतलब या विविक्तीकरण d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इससे क्या निकाले जाते हैं, मूलों की प्रकृति क्या निकाली जाती है। और कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि विविक्तीकरण का सूत्र लिखो, तो क्या लिखोगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है कि 4 गुना के a का मान जितना और गुणा c का मान। अब b स्क्वायर का मतलब b जितना है उसका वर्ग होगा, ठीक है ना। इससे क्या निकलेगा, जो विविक्तीकरण का ये सूत्र है इससे क्या निकलेगा, हाँ, मूलों की प्रकृति निकलेगी कि वो जो उसके मूल हैं द्विघात समीकरण के, उसके मूल किस प्रकृति के हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अब मूलों की जो प्रकृति है वो क्या क्या होती है। अब उसके लिए पहली कंडीशन देखिएगा, हम b स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, जो मूल है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, तो पहली शर्त में क्या आएगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब है आप ये बोल सकते हैं ये क्या आ सकता है, धनात्मक होगा। क्या होगा भाई? अगर इस पूरे का जो मान है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने निकाला, यहाँ पर b का मान रखा, a और c का मान रखा इस सूत्र में, और वो धनात्मक आया। क्या आया? धनात्मक।
बड़ा है जीरो से कम, मतलब जीरो से बड़े तो धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। धनात्मक अगर आते हैं तो इसके जो मूल होंगे उनको बोलेंगे वास्तविक मूल। क्या बोलेंगे? वास्तविक मूल। तो ये मूलों की प्रकृति में पहला भाग है इसका, कि हम कहें कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक कब होंगे, कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो जीरो से बड़ा आएगा। जीरो से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो देखिएगा तब क्या होगा? वास्तविक मूल होंगे। तब क्या होंगे भाई? वास्तविक। हाँ, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है अगर क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है जीरो से, जीरो से यहाँ क्या है? जीरो से बड़ा है, मतलब धनात्मक है। अब जीरो से छोटा मतलब ऋणात्मक, ठीक है ना। अगर ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे? जो इसके मूल होंगे, मूल इसके वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। एक तो हो गया कि मूल क्या है? वास्तविक है, उसके लिए क्या होगा? जीरो से धनात्मक आना चाहिए। ऋणात्मक अगर आता है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा तो मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। वास्तविक नहीं है इसका मतलब काल्पनिक है, ठीक है ना, काल्पनिक है। इससे आगे कहानी आप क्लास 11 में आप मैथ्स रखते हैं तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास वास्तविक के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तविक संख्या ही तो पढ़ रहे हैं, स्टार्ट में वही तो पढ़ा पहला चैप्टर, ठीक है ना जी। और तीसरी कंडीशन देखिएगा, एक तो हो गया कि क्या हो गया? बड़ा है, धनात्मक मतलब वास्तविक मूल। दूसरा आ गया कि ऋणात्मक मतलब मूल वास्तविक नहीं। अब हो सकता करेक्ट जीरो भी तो आए, तो तीसरी कंडीशन कौन सा? कि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो कितना आया? करेक्ट जीरो आया। भाई इसका मतलब है जितना ये आया उतना ये भी आया और दोनों माइनस होके जीरो हो गया। तो इसके जो मूल होंगे तो मूल इसके क्या होते हैं? बराबर मूल होते हैं। बराबर मूल का मतलब जो दो मूल निकलते हैं ना वो दोनों बराबर होंगे उसके। ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जहां पर x के जो मान हैं या जो हमने मूल निकाले वो दोनों क्या आ रहे थे? बराबर आ रहे थे। आया था ना ऐसे, ठीक है ना। तो वो किसके लिए है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो के लिए। तो ये ध्यान में देना आपने कि मूल बराबर के लिए क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होता है? जीरो। कंफर्म हो गया? अच्छा, कुछ क्वेश्चन उठा के देखते हैं, चलो बुक से ही देखते हैं। देखिए भाई जो प्रश्नावली 4.3 है, प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अभी हमने जिसके लिए डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने बताया अभी कि मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है, कि उसके मूल क्या हो सकते हैं। तो तीन प्रकार से हो सकते हैं। तीन प्रकार से कौन से? एक तो वास्तविक मूल, वास्तविक मूल हो सकते हैं, वास्तविक नहीं, और तीसरा बराबर। तीन हो सकते हैं, तीन प्रकार से मूलों की प्रकृति हो सकती है। आगे इसने दिया हुआ यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है? अस्तित्व का मतलब है वास्तविक। अगर अस्तित्व कब होगा? जब वास्तविक। अब अस्तित्व नहीं है इसका मतलब है वो वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर अस्तित्व कहीं पर आता है कि मतलब वास्तविक मूल अगर आते हैं तो अस्तित्व है, तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है, मूल हमें निकालने भी है। तो देखिएगा आप पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसका पहला भाग वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर ऋण 3x और धन 5 बराबर 0। तो तुलना कीजिएगा कि द्विघात क्या है? द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप तो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो तुलना कीजिएगा, इसमें तुलना करें तो a बराबर बोलो 2, b बराबर और c बराबर। तो देखिएगा हमें इसके लिए क्या करना होगा? मूलों की प्रकृति के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है? व्यक्तिकर का। कौन सा? व्यक्तिकर का d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिएगा हम वही अप्लाई करेंगे, उसी का उपयोग करेंगे। तो हमने व्यक्तिकर का सूत्र पढ़ा, p बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रखिए यहाँ पर पहले है बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे, बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर ऋण 4 ac का मतलब 4 गुणा गए a, 2 गुणा गए c कितना है 5। अब यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग है, ऋण 3 का क्या है वर्ग है, तो इसका मतलब क्या हो गया ऋण 3 2 बार गुणा है, तो इसका मतलब ऋण 3 गुणा ऋण 3 ऋण है ऋण का धन हो जाएगा और 3 तिया 9, तो कितना आ गया धन 9। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा ऋण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है। तो ये 9 हो गया, यहाँ पर मैंने आगे धन नहीं लिखा तो इसका मतलब धन ही है, वो कुछ भी चिन्ह नहीं है तो धन है। और उसके बाद ऋण 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 9 में से 40 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा ऋण 31, कितना बचेगा ठीक है ना। 40 में से 9 घटाते तभी 31 बचता है, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ऋण 31। अब ये आ रहा है ऋणात्मक, क्या आ रहा है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक के लिए मूलों की प्रकृति के लिए क्या बताया मैंने, मूल जो मूल है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होंगे मूल वास्तविक नहीं है, तो इसके मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना। एक और देखिएगा, दूसरा ही देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है 3x² ऋण 4 √ 3x धन 4 बराबर 0। तो देखिएगा भाई, तो पहले मानक रूप ही लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप, तो ये होता है ax² + bx + c बराबर 0। तुलना कर लीजिएगा इसके साथ, तो a बराबर कितना है 3, b बराबर 4 √ 3 और c बराबर 4। और मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालेंगे, क्या लगाएंगे व्यक्तिकर का सूत्र। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b² का मतलब है ऋण 4 √ 3 है ना, पूरा का पूरा, इसका वर्ग भी है भाई, और ऋण 4 a का मतलब है 3, c का मतलब है 4। ठीक है। अब यहाँ वर्ग होगा तो यहाँ देख लीजिएगा ऋण का वर्ग तो क्या होगा धन होगा। 4 है पहले तो 4 का वर्ग 16 गुणा √3 का वर्ग 3, अंडर क्या हो जाएगा वर्ग है, तो इसका वर्ग का वर्ग ये वर्गमूल है, तो इसका मतलब हट जाएगा। तो देखिएगा क्या बनेगा इसके बाद, √3 का जो वर्ग है वो कितना होगा 3, और ऋण यहाँ कितना यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 4 तिया 12, 12 चौक 48। अब यहाँ पर क्या आ गया 16 तिया 48 और ऋण 48 में से 48 घटाएंगे तो इसके मूल क्या होंगे हाँ, तो इसके मूल है बराबर। तो इसके मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति, तो क्या होंगे मूल बराबर हैं, मूल क्या है बराबर। ठीक है ना। वो दिक्कत क्या इसके बाद का तीसरा वाला आप कर पाओगे, हो जाएगा बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा पहले।